हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओसवाल के सेल्फ असेसमेंट पेपर 3। ये बच्चों एसएसटी है, सोशल स्टडीज, जो कल आपका एग्जाम है। तो आज बच्चों 2 सैंपल पेपर एक साथ आपको दिख जाएगा। अभी 3rd वीडियो अपलोड हो जाएगा कुछ देर के बाद, उसके बाद शाम में 4th पार्ट भी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले मैंने सेल्फ असेसमेंट पेपर 1 और 2 के भी वीडियो अपलोड कर दिए। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से आप डायरेक्ट उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। बच्चों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इवेल्युएट द रोल ऑफ बिजनेस क्लासेज इन द सिविल ओबीडियंस मूवमेंट। बच्चों, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सिविल ओबीडियंस मूवमेंट, इस पर एक क्वेश्चन आना फिक्स ही है। आपने पिछले 2 सेट में देखा होगा। एक सेट में पूछा गया था व्हाट इज सिविल ओबीडियंस मूवमेंट, दूसरा में पूछा गया कि रिच और पुअर कम्युनिटी जो था उनका क्या रोल था, और इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि बिजनेस क्लास का क्या रोल था। और एक और क्वेश्चन है, एक और सेट है जहां पर यह पूछा गया है कि उसमें वुमेन का क्या रोल था। कुल मिला के ये क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला हम आपको बताते हैं कि बिजनेस क्लास का क्या रोल था। सबसे पहला कि उन्होंने बिजनेस क्लास वर अगेंस्ट द पॉलिसी दैट रिस्ट्रिक्ट द बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस क्लास के जो लोग थे उस अगेंस्ट थे उस पॉलिसी के जो बिजनेस एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट करता था। दूसरा क्या था, दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स। वो प्रोटेक्शन चाहते थे कि फॉरेन गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए। दे गेव फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द मूवमेंट। दे रिफ्यूज टू बाय एंड सेल एनी इंपोर्टेड गुड्स। वो क्या किए, इंपोर्ट गुड्स को ना तो बाय करना चाहते थे ना ही सेल करना चाहते थे। ठीक है। कुल मिला के ये रोल था किसका, बिजनेस क्लास का। आप आंसर कैसे लिखोगे, तो आंसर कुछ इस टाइप से लिखा है मैंने, देखिए। हाँ, एक और पॉइंट मैंने भूल गया। वो पॉइंट ये था कि इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट दे फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस इन 1920 एंड FICCI। ये क्या था बच्चों, फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन 1927। समझ में आया? यही आंसर लिखना है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन है बच्चों, कोई 2-3 पॉइंट लिख दीजिएगा आप, काफी है। कोई जरूरी नहीं है कि मैंने जितना आपको डिस्प्ले पर मैं दिखा रहा हूं वही सब लिखना है। कोई 2 या 3 पॉइंट आप लिख दीजिएगा, छोटा छोटा। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एक्सप्लेन एनी 2 फैक्टर विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द concentration of cotton textile industry in Maharashtra and Gujarat in early years। कह रहा है अर्ली ईयर्स में क्या ऐसा कारण रहा होगा जिसकी वजह से महाराष्ट्र और गुजरात इस दोनों में टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है का संख्या ज्यादा थी अर्ली टाइम में। बच्चों, सबसे पहला जो मुख्य कारण था वो था अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल। दूसरा था कि मार्केट अवेलेबल था। आपको पता होगा कि सूरत में जो है ब्रिटिश का हब था, तो रेडी मार्केट कह सकते हैं हम लोग। उसके अलावा और क्या फैक्टर हो सकता है, वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट या इजी ट्रांसपोर्टेशन या इजिली ट्रांसपोर्टेशन इज अवेलेबल। ठीक है। और मोस्ट क्लाइमेट विच इज सुटेबल फॉर द कॉटन इंडस्ट्री। और सबसे बड़ा फैक्टर कि क्लाइमेट जो कॉटन इंडस्ट्री को सूट करता हो। ये सारे फैक्टर थे बच्चों जिसकी वजह से महाराष्ट्र या फिर गुजरात में कॉटन फैक्ट्री जो था वो ज़्यादा था। ठीक है, बात आई समझ में।
आप लोग आंसर कैसे लिखोगे? तो आंसर राइटिंग कुछ इस टाइप से कर सकते हो। ये देखिए लिखा गया है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र एंड गुजरात इन अर्ली ईयर्स आर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, जैसा कि मैंने बताया आपको। दूसरा, रेडी मार्केट्स आर अवेलेबल, वेल डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। दूसरा, अबंडेंट स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर एट चीप रेट, कम पैसे में लेबर मिल जाते थे। और मॉइस्ट क्लाइमेट विच इज सुटेबल फॉर कॉटन इंडस्ट्री, और एक अच्छा क्लाइमेट जो कॉटन इंडस्ट्री को सूट करता था। सो आपसे दो ही पूछा गया है, आप कोई दो लिख सकते हैं इसमें से। मैं थोड़ा ज़्यादा इसलिए लिख रहा हूँ कि अगर यही क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में आते हैं, 4 मार्क्स में आते हैं, तो आप लिख सकते हो। इसलिए मैंने 5 पॉइंट बताए हैं, आप कोई 2 पॉइंट इसमें से पिक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। थर्ड क्वेश्चन, करेक्ट व्हाट इज मींट बाय रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, स्टेट एनी वन कंडीशन रिक्वायर्ड टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। मैंने बताया था पिछले वीडियो में रीजनल पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है और नेशनल पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कब हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सो बच्चों था सबसे पहले कि उनको टोटल वोट का 6% वोट होना चाहिए और कम से कम 2 सीट, ये हम रीजनल की बात कर रहे हैं बच्चों, कम से कम 2 सीट वो लेजिस्लेटिव असेंबली में जीते, वो पार्टी विन करता हो। ठीक है, ये खूबी होना चाहिए तो हम उसको रीजनल पार्टी कहेंगे। आंसर राइटिंग कुछ इस टाइप से आप कर सकते हो। ये देखिए आंसर है, अ रीजनल पार्टी इज अ पार्टी दैट इज प्रेजेंट इन ओनली सम स्टेट। जो रीजनल पार्टी हुई जो कुछ स्टेट में ही हो। कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर अ पार्टी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज a रीजनल पार्टी आर a party that secured at least 6% of the total vote in the election to the legislative assembly of a state, win at least 2 seat in the legislative assembly। मैंने आपको जस्ट बताया अभी तक कि कम से कम टोटल वोट का 6% वोट उनको मिलना चाहिए और लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट इलेक्शन जो होता है उसमें एटलीस्ट कम से कम 2 सीट उनकी वो पार्टी जीते, 2 सीट पर उनका विन होना चाहिए, विक्ट्री होना चाहिए, तो ही ओरिजिनल पार्टी रिकॉग्नाइज किया जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन एनी 2 लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक इन इंडिया। कोई 2 लोन एक्टिविटीज जो है आपको डिस्कस करना है, इंडिया में क्या चल रहा है। सो देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या हो रहा है कि हमारा बैंक जो है वो बहुत सारा पोर्शन डिपॉजिट का रखता है, एक्सटेंड करता है लोन के लिए। ठीक है, लोन प्रोवाइड, हम और आप जो डिपॉजिट करते हैं वो पैसा क्या करता है, बैंक लोन प्रोवाइड करता है लोगों को, और उससे जो इंटरेस्ट होता है वही इंटरेस्ट हम लोगों को दिया जाता है। या फिर शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट होता है, लेकिन मोस्ट पोर्शन जो है वो लोन के लिए होता है। उसके बाद और क्या हो सकता है बच्चों, तो क्या करता है बैंक जो है, हम और आप जो डिपॉजिट करते हो उसमें तो बहुत लो इंटरेस्ट रेट देता है, लेकिन वहीं से अगर हम और आप बोरो करते हो, मनी लोन लेते हो, तो हायर रेट लेता है। तो ये जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस है, यही बेनिफिट होता है बैंक को। ठीक है, समझ में आया? चलिए आंसर राइटिंग के लिए ये देखिए लिखा है, लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक इन इंडिया। लोन banks use the major portion of the deposits to extend loan. Bank make use of the deposit to meet the loan requirement of the people. Bank mediate between those who have surplus fund, the depositors, and those who are need of these funds, the borrowers. Borrowers वही होता है जो पैसे लेता है, surplus का मतलब जो डिपॉजिट करता है. Bank charge a higher interest rate on loan that what is offers on deposit. मैंने आपको पहले ही बता दिए कि हम लोग जो फिक्स डिपॉजिट करते हैं उस पे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, जबकि वही हम और आप अगर लोन लेते हैं तो बैंक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमसे चार्ज करती है. समझ में आ गया? चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं.
क्वेश्चन नंबर 5, एक बार ग्राफ दिया है, लिखा है रीड द डाटा इन द गिवन टेबल बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली और मुंबई के इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन परसेंटेज में दिया है ग्रीन हाउस इमिशन का। तो आपसे पूछ रहा है कि रीड द डाटा एंड गिव ए consequences फॉर इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इन इंडिया। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है मेंशन एनी टू मेजर यूज टू रिड्यूस इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर। मतलब वाटर पॉल्यूशन को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, उसका एनी वन मेजर जो यूज किया जाता है वो बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, तो बच्चों क्या हो रहा है, आप लोग देख रहे होंगे कि इस इंडस्ट्री की वजह से, जितने सारे इंडस्ट्री हैं उसकी वजह से क्या क्या पॉल्यूशन होती है। लैंड पॉल्यूशन होता है आपका, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो इसको हम जो है इग्नोर नहीं कर सकते, इससे हमें रिड्यूस करना ही पड़ेगा, नहीं तो आने वाले टाइम में जीना मुश्किल हो सकता है, ठीक है। अब देखिए हम इंडस्ट्री करती क्या है, उनका जो वेस्ट है वो वाटर में फ्लो कर देते हैं, पानी में बहा देते हैं, जिससे क्या होता है वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। अब वही वाटर जो है यूज किया जाता है, बहुत सारे जो है एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उन सब की जान की खतरे है। उसके बाद एयर पॉल्यूशन जो होता है, इससे देखिए क्या हो रहा है कि ज़्यादा हो, एटमॉस्फेरिक कंडीशन खराब होती है और टेम्परेचर ज़्यादा, आज के टाइम में देख रहे हो आप कितना ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिले, कितनी गर्मी हो रही है, ठीक है, कितना प्रदूषण है। दिल्ली एनसीआर में अगर आप रह रहे होंगे तो आपको तो पता चल ही रहा होगा कि किस टाइप का प्रदूषण लेवल है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है थर्मल पॉल्यूशन। तो थर्मल पॉल्यूशन भी बच्चों वही जो वाटर पॉल्यूशन, एक्वेटिक लाइफ जो है उसको डिस्टर्ब करता है। आंसर राइटिंग कैसे करना है वो आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ये रहा आपका आंसर, लिखा है द इंक्रीज इन पॉल्यूशन ऑफ लैंड, वाटर, एयर, नॉइज एंड रिजल्टिंग इन डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। Pollution of river water affects all the most of the river pass through different states. Air pollution caused by the presence of high proportions of undesirable gases adversely affect human health and the atmosphere as a whole. Thermal pollution of river water affect aquatic life irrespective of state and national boundaries. चलिए दूसरा था कि इंडस्ट्रियल जो पॉल्यूशन है उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। उसके लिए आंसर है ट्रीटेड वेस्ट वाटर कैन बी रिसाइकल्ड फॉर रीयूज इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। अब क्या रहा बच्चों, जो वाटर पॉल्यूट हो गया है उसको ट्रीट करके, उसको साफ करके रीयूज किया जा सकता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए। दूसरा है हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेस। वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं इंडस्ट्रियल वाटर नीड को पूरा करने के लिए। जब रेनफॉल होता है तो हम टैंक बना करके, रिजर्वर बना करके, वाटर रिजर्वर बना सकते हैं और उसमें पानी स्टोर करके रख सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए। थर्ड है ट्रीटिंग हॉट एंड पॉल्यूटेड वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्री बिफोर रिलीजिंग इट इनटू रिवर एंड लेक। अब देखिए ये जो हॉट और पॉल्यूटेड वाटर है इसको हम रिलीज जो कर रहे हैं रिवर में, लेक में, उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। पॉल्यूट है उसको हम साफ करके रिलीज कर सकते हैं सो दैट कि एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब ना हो, साथ ही साथ वो जितने भी रिवर उससे कनेक्टेड है वो पॉल्यूटेड ना हो। उसके बाद है इंस्टॉलिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एट द इंडस्ट्रियल साइट ऑफ रिसाइकलिंग। हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इंस्टॉल कर सकते हैं। लीगल प्रोविजन मस्ट बी मेड टू रेगुलेट द यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर इंडस्ट्रियल यूज। और एक लीगल प्रोविजन होना चाहिए कि ग्राउंड अंडरग्राउंड वाटर यूज करने के लिए। सो कुल मिला के 5 पॉइंट है, आपको केवल एक ही पॉइंट लिखने थे। अब मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को, 4-5 पॉइंट मैंने इसलिए यहाँ पर मेंशन किया है सो दैट कि अगर 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है तो आप लिख पाओ, 4 मार्क्स में आता है तो भी आप लिख सकते हो इतना।
चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। एनालाइज एनी 3 रीजन फॉर द स्लोइंग डाउन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन सिटीज। कोई 3 रीजन लिखिए जिसकी वजह से सिटी में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो डाउन पड़ गया, कम पड़ गया। क्या रीजन थे ये आपको लिखना है। ये बच्चों सेक्शन बी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, 3 मार्क्स का है। सो आपको इसमें एटलीस्ट 3 पॉइंट तो लिखने ही पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना लिख सकते हो। चलिए बच्चों, तो रीजन पहला रीजन ये था कि हम इंडियन जो है ज़्यादा दिनों तक फॉरेनर गुड्स, मतलब फॉरेन गुड्स जो विदेशी सामान थे उसको बायकॉट नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उस टाइम जो खादी क्लोथ था वो ज़्यादा ही एक्सपेंसिव था, ठीक है, और जो गरीब लोग हैं वो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए हम ज़्यादा दिन तक फॉरेन गुड्स को बायकॉट नहीं कर पाए, पहला मेन रीजन। दूसरा जो है बच्चों, हमारे पास कोई अल्टरनेट इंडियन इंस्टीट्यूशन नहीं था, कोई अल्टरनेट चीज़ें नहीं थे अवेलेबल कि हम उसको बायकॉट कर देते। पूरी तरीके से बायकॉट करने के लिए क्या होना चाहिए कि हमारे पास कोई अल्टरनेट फैसिलिटी अवेलेबल होना चाहिए। ओके, दूसरा चीज था कि स्टूडेंट और टीचर ज़्यादा दिन तक नहीं रोक सकते थे, क्योंकि सारे जो कॉलेज थे, सारे जो यूनिवर्सिटीज थी, सब गवर्नमेंट का था। तो अगर बच्चे बायकॉट करेंगे, सारे ब्रिटिश ने बनाए थे, सारे ब्रिटिश के अंडर में था, तो अगर बच्चे जाएंगे नहीं तो पढ़ेंगे कैसे? टीचर अगर जाएंगे नहीं, पढ़ाएंगे नहीं, पैसे नहीं आएंगे, तो फिर उनका जीवन यापन कैसे चलेगा, दिनचर्या कैसे चलेगा? इसकी वजह से भी ये चीज़, हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था वो फ्लॉप हो गया सिटी में। कुछ दिन के बाद बच्चे ज्वाइन कर लिए कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, टीचर भी जाने लगे, तो इससे हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था वो डाउन हो गया। बच्चों समझ में आया? ये रहा आपका आंसर, देख लीजिए। लिखा है रीजन फॉर शोइंग डाउन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, द इंडियन कुड नॉट बायकॉट फॉरेनर गुड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज खादी क्लोथ वाज मोर एक्सपेंसिव, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। दूसरा है द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पोज्ड अ प्रॉब्लम एज अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन हैड टू बी सेट अप सो दैट दे कुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ब्रिटिश वंस। मैंने आपको बताया कि कोई सारे गवर्नमेंट स्कूल जो थे वो सारे ब्रिटिश के थे, कोई अल्टरनेटिव उपलब्ध नहीं था और बच्चों को जाना पड़ा, टीचर को भी जाना पड़ा। जो जज थे या जो भी गवर्नमेंटल चीज़ें थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे, उन सबको भी वापस जाना पड़ा अपने जीवन यापन को चलाने के लिए, वापस ज्वाइन करना पड़ा ड्यूटी, ठीक है। चलिए 7th नंबर, करा एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट में क्या रिलेशन है ये आपसे पूछा जा रहा है। सो देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब मैंने आप लोगों को बार बार बताया दिया है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि हम खुद से अपने लीडर को चूज कर सकते हैं, राइट टू वोट, ठीक है, फ्रीडम टू स्पीच या राइट टू स्पीच कह सकते हैं आप। डेवलपमेंट का मतलब अगर के देखा जाए तो जो हमारी बुनियादी जरूरत है वो पूरा हो सके, डेवलप हो, वो चीज़ अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। चलिए देखते हैं आंसर शीट, आंसर क्या है। आंसर लिखा है द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इज डेमोक्रेसीज आर एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस डेवलपमेंट। Democracy is associated with higher capital accumulation, lower information, lower political instability, and higher economic freedom. Development depends upon many factors, that is size of population, global situation, cooperation from other countries. Democracy and development go hand in hand. Democracy offers peoples the right to earn as much as they want through the profession of their choice, with ultimately leads to the development. These steps give ultimate chance of development along with country's economic growth. तो बच्चों बता ही दिए, दोनों एक ही चीज है, दोनों साथ साथ चलते हैं।
जब आप डेमोक्रेसी होता है तो ही वो डेवलपमेंट को आगे बढ़ने में शायद हेल्प करता है। अगर हम डेमोक्रेसी ही हम लोगों को राइट देता है कि हम जितना चाहें उतना पैसे कमा सकते हैं, और जितना पैसा आप कमाओगे अपने प्रोफेशन से, उससे क्या होगा कि डेवलपमेंट होगी, आपकी डेवलपमेंट होगी, आपके स्टेट की डेवलपमेंट होगी, आपके सिटी की डेवलपमेंट होगी, और आपके कंट्री की आपकी कंट्री भी डेवलप करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा, व्हाई इज चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इम्पोर्टेंट फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट, एक्सप्लेन एनी 3 रीजन। कोई 3 रीजन बताइए क्यों। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। सो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओसवाल के सेल्फ असेसमेंट पेपर 3। ये बच्चों SST है, सोशल स्टडीज, जो कल आपका एग्जाम है। तो आज बच्चों 2 सैंपल पेपर एक साथ आपको दिख जाएगा। अभी 3rd वीडियो अपलोड हो जाएगा कुछ देर के बाद, उसके बाद शाम में 4th पार्ट भी। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले मैंने सेल्फ असेसमेंट पेपर 1 और 2 के भी वीडियो अपलोड कर दिए। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से आप डायरेक्ट उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। सो बच्चों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इवेल्युएट द रोल ऑफ बिजनेस क्लासेज इन द सिविल ओबीडियंस मूवमेंट। सो बच्चों, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सिविल ओबीडियंस मूवमेंट, इस पर एक क्वेश्चन आना फिक्स ही है। आपने पिछले 2 सेट में देखा होगा। एक सेट में पूछा गया था व्हाट इज सिविल ओबीडियंस मूवमेंट, दूसरा में पूछा गया कि रिच और पुअर कम्युनिटी जो था उनका क्या रोल था, और इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि बिजनेस क्लास का क्या रोल था। और एक और क्वेश्चन है, एक और सेट है जहां पर यह पूछा गया है कि उसमें वुमेन का क्या रोल था। सो कुल मिला के ये क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो पहला हम आपको बताते हैं कि बिजनेस क्लास का क्या रोल था। सबसे पहला कि उन्होंने बिजनेस क्लास वर अगेंस्ट द पॉलिसी दैट रिस्ट्रिक्ट द बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस क्लास के जो लोग थे उस अगेंस्ट थे उस पॉलिसी के जो बिजनेस एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट करता था। दूसरा क्या था, दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स। वो प्रोटेक्शन चाहते थे कि फॉरेन गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए। दे गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द मूवमेंट। दे रिफ्यूज टू बाय एंड सेल एनी इंपोर्टेड गुड्स। वो क्या किए, इंपोर्ट गुड्स को ना तो बाय करना चाहते थे ना ही सेल करना चाहते थे। ठीक है, सो कुल मिला के ये रोल था किसका, बिजनेस क्लास का। सो आप आंसर कैसे लिखोगे, तो आंसर कुछ इस टाइप से लिखा है मैंने, देखिए। हाँ, एक और पॉइंट मैंने भूल गया। वो पॉइंट ये था कि इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट दे फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस इन 1920 एंड FICCI। ये क्या था बच्चों, फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन 1927। सो समझ में आया, यही आंसर लिखना। 2 मार्क्स के क्वेश्चन है बच्चों, कोई 2-3 पॉइंट लिख दीजिएगा आप, काफी है। कोई जरूरी नहीं है कि मैंने जितना आपको डिस्प्ले पर मैं दिखा रहा हूँ वही सब लिखना है। कोई 2 या 3 पॉइंट आप लिख दीजिएगा, छोटा छोटा। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एक्सप्लेन एनी 2 फैक्टर विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र एंड गुजरात इन अर्ली ईयर्स। कह रहा है अर्ली ईयर्स में क्या ऐसा कारण रहा होगा जिसकी वजह से महाराष्ट्र और गुजरात इस दोनों में टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है का संख्या ज्यादा थी अर्ली टाइम में। सो बच्चों, सबसे पहला जो मुख्य कारण था वो था अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल। दूसरा था कि मार्केट अवेलेबल था। आपको पता होगा कि सूरत में जो है ब्रिटिश का हब था, तो रेडी मार्केट कह सकते हैं हम लोग।
उसके अलावा और क्या फैक्टर हो सकता है? वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट या इजी ट्रांसपोर्टेशन या इजीली ट्रांसपोर्टेशन इज अवेलेबल, ठीक है। और मोस्ट क्लाइमेट विच इज सुटेबल फॉर द कॉटन इंडस्ट्री, और सबसे बड़ा फैक्टर कि क्लाइमेट जो कॉटन इंडस्ट्री को सूट करता हो। ये सारे फैक्टर थे बच्चों जिसकी वजह से महाराष्ट्र या फिर गुजरात में कॉटन फैक्ट्री जो था वो ज़्यादा था, ठीक है। बात आई समझ में? आप लोग आंसर कैसे लिखोगे? तो आंसर राइटिंग कुछ इस टाइप से कर सकते हो। ये देखिए लिखा गया है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र एंड गुजरात इन अर्ली ईयर्स आर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, जैसा कि मैंने बताया आपको। दूसरा, रेडी मार्केट्स आर अवेलेबल, वेल डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। दूसरा है अबंडेंट स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर एट चीप रेट, कम पैसे में लेबर मिल जाते थे। और मॉइस्ट क्लाइमेट विच इज सुटेबल फॉर कॉटन इंडस्ट्री, और एक अच्छा क्लाइमेट जो कॉटन इंडस्ट्री को सूट करता था। सो आपसे दो ही पूछा गया है, आप कोई दो लिख सकते हैं इसमें से। मैं थोड़ा ज़्यादा इसलिए लिख रहा हूँ कि अगर यही क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में आते हैं, 4 मार्क्स में आते हैं, तो आप लिख सकते हो। इसलिए मैंने 5 पॉइंट बताए हैं, आप कोई 2 पॉइंट इसमें से पिक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। थर्ड क्वेश्चन, करेक्ट, व्हाट इज मींट बाय रीजनल पॉलिटिकल पार्टी? स्टेट एनी वन कंडीशन रिक्वायर्ड टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। मैंने बताया था पिछले वीडियो में रीजनल पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है और नेशनल पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कब हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सो बच्चों था सबसे पहले कि उनको टोटल वोट का 6% वोट होना चाहिए और कम से कम 2 सीट, ये हम रीजनल की बात कर रहे हैं बच्चों, कम से कम 2 सीट वो लेजिस्लेटिव असेंबली में जीते, वो पार्टी विन करता हो, ठीक है। ये खूबी होना चाहिए तो हम उसको रीजनल पार्टी कहेंगे। आंसर राइटिंग कुछ इस टाइप से आप कर सकते हो। ये देखिए आंसर है, अ रीजनल पार्टी इज अ पार्टी दैट इज प्रेजेंट इन ओनली सम स्टेट। जो रीजनल पार्टी वही जो कुछ स्टेट में ही हो। कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर अ पार्टी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज a रीजनल पार्टी आर a party that secured at least 6% of the total vote in the election to the legislative assembly of a state, win at least 2 seat in the legislative assembly। मैंने आपको जस्ट बताया अभी तक कि कम से कम टोटल वोट का 6% वोट उनको मिलना चाहिए और लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट इलेक्शन जो होता है उसमें एटलीस्ट कम से कम 2 सीट उनकी वो पार्टी जीते, 2 सीट पर उनका विन होना चाहिए, विक्ट्री होना चाहिए, तो ही ओरिजिनल पार्टी रिकॉग्नाइज किया जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन एनी 2 लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक इन इंडिया। कोई 2 लोन एक्टिविटीज जो है आपको डिस्कस करना है, इंडिया में क्या चल रहा है। सो देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या हो रहा है कि हमारा बैंक जो है वो बहुत सारा पोर्शन डिपॉजिट का रखता है, एक्सटेंड करता है लोन के लिए, ठीक है। लोन प्रोवाइड, हम और आप जो डिपॉजिट करते हैं वो पैसा क्या करता है, बैंक लोन प्रोवाइड करता है लोगों को, और उससे जो इंटरेस्ट होता है वही इंटरेस्ट हम लोगों को दिया जाता है। या फिर शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट होता है, लेकिन मोस्ट पोर्शन जो है वो लोन के लिए होता है। उसके बाद और क्या हो सकता है बच्चों, तो क्या करता है बैंक जो है, हम और आप जो डिपॉजिट करते हो उसमें तो बहुत लो इंटरेस्ट रेट देता है, लेकिन वहीं से अगर हम और आप बोरो करते हो, मनी लोन लेते हो, तो हायर रेट लेता है। तो ये जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस है यही बेनिफिट होता है बैंक को, ठीक है। समझ में आया? चलिए आंसर राइटिंग के लिए ये देखिए लिखा है, लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक इन इंडिया। लोन बैंक्स यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सचेंज लोन। बैंक
बैंक make use of the deposit to meet the loan requirement of the people. Bank mediate between those who have surplus fund, the depositors, and those who are need of these funds, the borrowers. borrowers वही होता है जो पैसे लेता है, surplus का मतलब जो डिपॉजिट करता है. बैंक चार्ज a higher interest rate on loan that what is offers on deposit. मैंने आपको पहले ही बता दिए कि हम लोग जो फिक्स डिपॉजिट करते हैं उस पे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, जबकि वही हम और आप अगर लोन लेते हैं तो बैंक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमसे चार्ज करती है. समझ में आ गया? चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, एक बार ग्राफ दिया है, लिखा है रीड द डाटा इन द गिवन टेबल बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. ये अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली और मुंबई के इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन परसेंटेज में दिया है ग्रीन हाउस इमिशन का. तो आपसे पूछ रहा है कि रीड द डाटा एंड गिव ए consequences फॉर इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इन इंडिया. और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है मेंशन एनी टू मेजर यूज टू रिड्यूस इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर. मतलब वाटर पॉल्यूशन को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, उसका एनी वन मेजर जो यूज किया जाता है वो बताना है. तो सबसे पहला क्वेश्चन, तो बच्चों क्या हो रहा है, आप लोग देख रहे होंगे कि इस इंडस्ट्री की वजह से, जितने सारे इंडस्ट्री हैं उसकी वजह से क्या क्या पॉल्यूशन होती है. लैंड पॉल्यूशन होता है आपका, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, ठीक है. तो इसको हम जो है इग्नोर नहीं कर सकते, इससे हमें रिड्यूस करना ही पड़ेगा, नहीं तो आने वाले टाइम में जीना मुश्किल हो सकता है. ठीक है. अब देखिए हम इंडस्ट्री करती क्या है, उनका जो वेस्ट है वो वाटर में फ्लो कर देते हैं, पानी में बहा देते हैं, जिससे क्या होता है वाटर पॉल्यूशन हो जाता है. अब वही वाटर जो है यूज किया जाता है, बहुत सारे जो है एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उन सब की जान की खतरे है. उसके बाद एयर पॉल्यूशन जो होता है, इससे देखिए क्या हो रहा है कि ज़्यादा हो एटमॉस्फेरिक कंडीशन खराब होती है और टेम्परेचर ज़्यादा. आज के टाइम में देख रहे हो आप कितना ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिले, कितनी गर्मी हो रही है, ठीक है, कितना प्रदूषण है. दिल्ली एनसीआर में अगर आप रह रहे होंगे तो आपको तो पता चल ही रहा होगा कि किस टाइप का प्रदूषण लेवल है यहाँ पर. उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है थर्मल पॉल्यूशन. तो थर्मल पॉल्यूशन भी बच्चों वही जो वाटर पॉल्यूशन, एक्वेटिक लाइफ जो है उसको डिस्टर्ब करता है. आंसर राइटिंग कैसे करना है वो आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. ये रहा आपका आंसर. लिखा है द इंक्रीज इन पॉल्यूशन ऑफ लैंड, वाटर, एयर, नॉइज एंड रिजल्टिंग इन डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट कैन नॉट बी ओवरलुक्ड. Pollution of river water affects all the most of the river pass through different states. Air pollution caused by the presence of high proportions of undesirable gases adversely affect human health and the atmosphere as a whole. Thermal pollution of river water affect aquatic life irrespective of state and national boundaries. चलिए दूसरा था कि इंडस्ट्रियल जो पॉल्यूशन है उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं. उसके लिए आंसर है ट्रीटेड वेस्ट वाटर कैन बी रिसाइकल्ड फॉर रीयूज इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस. अब क्या रहा बच्चों, जो वाटर पॉल्यूट हो गया है उसको ट्रीट करके, उसको साफ करके रीयूज किया जा सकता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए. दूसरा है हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेस. वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं इंडस्ट्रियल वाटर नीड को पूरा करने के लिए. जब रेनफॉल होता है तो हम टैंक बना करके, रिजर्वर बना करके, वाटर रिजर्वर बना सकते हैं और उसमें पानी स्टोर करके रख सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए. थर्ड है ट्रीटिंग हॉट एंड पॉल्यूटेड वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्री बिफोर रिलीजिंग इट इनटू रिवर एंड लेक. अब देखिए ये जो हॉट और पॉल्यूटेड वाटर है इसको हम रिलीज जो कर रहे हैं रिवर में, लेक में, उसको हम ट्रीट कर सकते हैं. पॉल्यूट है उसको हम साफ करके रिलीज कर सकते हैं.
सो दैट कि एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब ना हो, साथ ही साथ वो जितने भी रिवर उससे कनेक्टेड है वो पॉल्यूटेड ना हो। उसके बाद है इंस्टॉलिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एट द इंडस्ट्रियल साइट ऑफ रिसाइकलिंग। हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इंस्टॉल कर सकते हैं। लीगल प्रोविजन मस्ट बी मेड टू रेगुलेट द यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर इंडस्ट्रियल यूज, और एक लीगल प्रोविजन होना चाहिए कि अंडरग्राउंड वाटर यूज करने के लिए। सो कुल मिला के 5 पॉइंट है, आपको केवल एक ही पॉइंट लिखने थे। अब मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को, 4-5 पॉइंट मैंने इसलिए यहाँ पर मेंशन किया है सो दैट कि अगर 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है तो आप लिख पाओ, 4 मार्क्स में आता है तो भी आप लिख सकते हो इतना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। एनालाइज एनी 3 रीजन फॉर द स्लोइंग डाउन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन सिटीज। कोई 3 रीजन लिखिए जिसकी वजह से सिटी में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो डाउन पर गया, कम पर गया। क्या रीजन थे ये आपको लिखना है। ये बच्चों सेक्शन बी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, 3 मार्क्स का है। सो आपको इसमें एटलीस्ट 3 पॉइंट तो लिखने ही पड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप जितना लिख सकते हो। चलिए बच्चों, तो रीजन पहला रीजन ये था कि हम इंडियन जो है ज्यादा दिनों तक फॉरेनर गुड्स, मतलब फॉरेन गुड्स जो विदेशी सामान थे उसको बायकॉट नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उस टाइम जो खादी क्लोथ था वो ज़्यादा ही एक्सपेंसिव था, ठीक है, और जो गरीब लोग हैं वो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए हम ज़्यादा दिन तक फॉरेन गुड्स को बायकॉट नहीं कर पाए। पहला मेन रीजन। दूसरा जो है बच्चों, हमारे पास कोई अल्टरनेट इंडियन इंस्टीट्यूशन नहीं था, कोई अल्टरनेट चीज़ें नहीं थे अवेलेबल कि हम उसको बायकॉट कर देते। पूरी तरीके से बायकॉट करने के लिए क्या होना चाहिए कि हमारे पास कोई अल्टरनेट फैसिलिटी अवेलेबल होना चाहिए। ओके। दूसरा चीज था कि स्टूडेंट और टीचर ज़्यादा दिन तक नहीं रोक सकते थे, क्योंकि सारे जो कॉलेज थे, सारे जो यूनिवर्सिटीज थी, सब गवर्नमेंट का था। तो अगर बच्चे बायकॉट करेंगे, सारे ब्रिटिश ने बनाए थे, सारे ब्रिटिश के अंडर में था, तो अगर बच्चे जाएंगे नहीं तो पढ़ेंगे कैसे? टीचर अगर जाएंगे नहीं, पढ़ाएंगे नहीं, पैसे नहीं आएंगे, तो फिर उनका जीवन यापन कैसे चलेगा, दिनचर्या कैसे चलेगा? इसकी वजह से भी ये चीज, हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था वो फ्लॉप हो गया सिटी में। कुछ दिन के बाद बच्चे ज्वाइन कर लिए कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, टीचर भी जाने लगे, तो इससे हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था वो डाउन हो गया। बच्चों समझ में आया? ये रहा आपका आंसर, देख लीजिए। लिखा है रीजन फॉर शोइंग डाउन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, द इंडियन कुड नॉट बायकॉट फॉरेनर गुड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज खादी क्लोथ वाज मोर एक्सपेंसिव, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। दूसरा है द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पोज्ड ए प्रॉब्लम एज अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन हैड टू बी सेट अप सो दैट दे कुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ब्रिटिश वंस। मैंने आपको बताया कि कोई सारे गवर्नमेंट स्कूल जो थे वो सारे ब्रिटिश के थे, कोई अल्टरनेटिव उपलब्ध नहीं था और बच्चों को जाना पड़ा, टीचर को भी जाना पड़ा, जो जज थे या जो भी गवर्नमेंटल चीज़ें थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे, उन सबको भी वापस जाना पड़ा अपनी जीवन यापन को चलाने के लिए, वापस ज्वाइन करना पड़ा ड्यूटी। ठीक है, चलिए 7th नंबर, करा एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट में क्या रिलेशन है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब मैंने आप लोगों को बार बार बता दिया है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि हम खुद से अपने लीडर को चूज कर सकते हैं, राइट टू वोट, ठीक है, फ्रीडम टू स्पीच या राइट टू स्पीच कह सकते हैं आप। डेवलपमेंट का मतलब अगर के देखा जाए तो जो हमारी बुनियादी जरूरत है वो पूरा हो सके, डेवलप हो, वो चीज़ अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। चलिए देखते हैं आंसर शीट। आंसर क्या है? आंसर लिखा है द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इज डेमोक्रेसीज आर एक्सपेक्टेड टू
प्रोड्यूस डेवलपमेंट। डेमोक्रेसी इज एसोसिएटेड विथ हायर कैपिटल accumulation, lower information, lower political instability and higher economic freedom. Development depends upon many factors, that is size of population, global situation, cooperation from other countries. Democracy and development go hand in hand. Democracy offers peoples the right to earn as much as they want through the profession of their choice, which ultimately leads to the development. These steps give ultimate chance of development along with country's economic growth. तो बच्चों बता ही दिए, दोनों एक ही चीज है, दोनों साथ साथ चलते हैं। जब आप डेमोक्रेसी होता है तो ही वो डेवलपमेंट को आगे बढ़ने में शायद हेल्प करता है। अगर हम डेमोक्रेसी ही हम लोगों को राइट देता है कि हम जितना चाहें उतना पैसे कमा सकते हैं, और जितना पैसा आप कमाओगे अपने प्रोफेशन से, उससे क्या होगा कि डेवलपमेंट होगी, आपकी डेवलपमेंट होगी, आपके स्टेट की डेवलपमेंट होगी, आपके सिटी की डेवलपमेंट होगी, और आपके कंट्री की आपकी कंट्री भी डेवलप करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा, व्हाई इज चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इम्पोर्टेंट फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट, एक्सप्लेन एनी 3 रीजन। कोई 3 रीजन बताइए क्यों जो है चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इंपोर्टेंट कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। बच्चों क्यों जरूरी है ये